ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं और ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट आया है। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है। ये बड़ी खबर है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में देरी हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है और विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। इसको लेकर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट की सारी जानकारी लेकर ही वो आगे बढ़ें, ये कहा गया है। और एयरबस की एडवाइजरी जो है, विमान कंपनी एयरबस ने जारी की जो एडवाइजरी वो आपके सामने है। A320 विमानों को लेकर ये एडवाइजरी है। A320 विमानों में सॉफ्टवेयर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। सूर्य की तेज किरणों यानी कि सोलर रेडिएशन की समस्या आ सकती है। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने की आशंका है और सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक विमानों की उड़ानों में देरी होगी। दुनिया भर में 6000 से ज्यादा A320 विमान संचालित होती हैं और A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला लिया गया है। और इसी पर हमारे संवाददाता वरुण जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। वरुण, क्या डिटेल्स है, क्या बताया गया है, क्या दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें एयरबस कंपनी जो कि इस वक्त विमान बनाती है और बहुत सी एयरलाइंस इसका विमान का उपयोग करती हैं और इस पूरे जो बेड़ा है यानी कि 6000 से ज्यादा विमान इस वक्त दुनिया भर में लौट रहे हैं, उनमें एक खामी आई। वो खामी ये थी कि वो जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था यानी कि जो फ्लाइट का कंट्रोल कंप्यूटर होता है वो अपने आप ही काम करने लग गया। और अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक फ्लाइट हजारों फीट ऊपर उड़ रही होती है और अचानक से झटके से नीचे की तरफ आ जाती है, जबकि ऑटो पायलट पे होती है। और उसी हादसे के बाद से इस वक्त एक इमरजेंसी घोषित की गई है इन फ्लाइट्स को लेकर, इस जो टिपिकल इस कंपनी एयरबस की बताई जा रही है और इसकी पूरी फैमिली की। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में इसके सैकड़ों विमान उड़ते हैं, रोजाना उड़ते हैं। ये पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी इमरजेंसी इस वक्त हाईलाइट हुई है और इसी वक्त सभी विमान जितने भी हैं उपयोग में आ रहे हैं उन सबको ग्राउंड करने के आदेश दिए गए हैं और जब तक उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी विमान इस वक्त उड़ान नहीं भर सकता है। सीधा उड़ानों पर असर पड़ेगा वरुण, तो कब तक इसको ठीक किया जाएगा या फिर संभावना कब तक है इसके ठीक होने की? इसके बारे में कोई जानकारी एयरबस की ओर से साझा की गई हो अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए 6000 कुल विमान है, उसमें से 3 से 3500 विमान ऐसे हैं जिनमें 3 से 4 घंटे का ही समय लगभग लगेगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने में। लेकिन कुछ विमान पुराने हैं तो उनमें 2500 से 3000 ऐसे विमान हैं जो कि शायद 2 से 3 दिन ले सकते हैं और जिस कारण हमें भारत में एयर इंडिया और इंडिगो की कंपनी जो ये विमान सबसे ज्यादा उपयोग में लेती है उनकी फ्लाइट्स में देरी देखने को मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे बढ़े, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। विकास नागपुरे समेत 11 हार्डकोर नक्सलियों ने यहां सरेंडर किया है। गढ़चिरौली में गोंदिया पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर किया और नक्सलियों के पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इन नक्सलियों पर 89 लाख रुपए का इनाम रखा गया था जिन्होंने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से है जहां पर नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और ये कहा जा रहा है, जानकारी जो वहां से सामने आई है, विकास नागपुरे के साथ साथ 11 जो हार्डकोर नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। गोंदिया पुलिस के सामने ये पहुंचे और उन्होंने सरेंडर किया। लगभग 7-8 दिन पहले से माओवादियों को जो MMC जोन है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन, उसके प्रवक्ता ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जाहिर की थी। तो उनकी आत्मसमर्पण करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संपर्क करने का कोशिश किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने अपने 10 और साथियों के साथ माओवादियों ने आज सरेंडर किया है। उसमें 7 वेपन्स भी उन्होंने समर्पण किए हैं। आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। SIR को लेकर TMC और चुनाव आयोग आमने सामने है। TMC के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार अब आ गया है। मतदाता सूची में सुधार संविधान और कानून के तहत हो रहा है, ये इसी की ओर से कहा गया है। BLO को प्रभावित नहीं करने की नसीहत भी दी है इन पार्टियों को। इसी ने DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। SIR में लगे BLO पर दबाव या धमकी न दी जाए, चुनाव आयोग की ओर से ये नसीहत दी गई है TMC को।
एसआईआर पर जारी सियासी घमासान के बीच टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की। चुनाव आयुक्त और टीएमसी डेलीगेशन के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में टीएमसी के 10 सांसद शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद टीएमसी डेलीगेशन में शामिल सांसदों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल उठाए, लेकिन टीएमसी के एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग के रवैये से टीएमसी डेलीगेशन नाराज दिखा। टीएमसी के सांसदों ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी मिली। टीएमसी डेलीगेशन का दूसरा सवाल था, अगर पिछली मतदाता सूची में गड़बड़ी थी तो फिर लोकसभा चुनाव को ही रद्द करना चाहिए। टीएमसी का तीसरा सवाल बीएलओ से जुड़ा था। टीएमसी ने पूछा, बीएलओ ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है। चौथा सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया किसके लिए है। और टीएमसी का 5वां सवाल इसी से जुड़ा था, एसआईआर अगर घुसपैठियों की पहचान के लिए है तो सिर्फ कुछ राज्यों में क्यों। लेकिन टीएमसी का दावा है कि चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है, तो उसमें क्या करना है, सरकार को भी गिराना है। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है तो यूपी में समाजवादी पार्टी, वहीं लखनऊ से भोपाल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं, जिन्हें रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। एसआईआर के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ही चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े, भोपाल की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हंगामा बढ़ा तो भोपाल पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। तो चोर है ना, डरते हैं जब तक पुलिस को आगे करते हैं। ये कितने भी वाटर कैनन चला ले, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। स्थिति को देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस वक्त यूपी के नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नोएडा में चलती कार में भीषण आग लग गई और आग से पूरी कार जलकर राख हो गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। नोएडा के सेक्टर 76 की एक घटना है। तस्वीर भी वहां से सामने आई है और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जो कार में सवार लोग थे उन्होंने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार किस तरीके से धू-धू कर जली और पूरी खाक हो गई, उसकी 2 तस्वीरें हैं। सेक्टर 76 है ये नोएडा का, जहां पर अचानक से कार में आग लगी और पूरी कार इस तरीके से आग के हवाले हो गई। और जो लोग इसमें सवार थे, गनीमत ये रही, राहत की बात यह है कि वो सुरक्षित हैं। उन्होंने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। बीच सड़क जब कार में आग लगी, उसी की तस्वीरें हैं। आगे बढ़े, सोनिया और राहुल गांधी के लिए आज बड़ा दिन है। नेशनल हेरल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगी। ईडी ने सोनिया, राहुल गांधी समेत अन्य को आरोपी बनाया है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नेशनल हेरल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज फैसला सुनाएगा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है और आज नजरें राउज एवेन्यू कोर्ट पर। बिहार से अगली खबर है। बिहार के नवादा में आया पर्यटकों से मारपीट की घटना यहां पर सामने आई है। आरोपी युवक वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी बिहार में दिखने के बाद भड़का हुआ था और मारपीट करने के साथ ही उसने पर्यटकों से रंगदारी के 1000 रुपए मांगे हैं। पुलिस आके बात होगा ना, मत जाना इधर, अब ना हाँ मत जाना इधर अब। क्यों समझा? जहाँ WB ये सब दिखाना। क्या बोल रहा था? पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के रहने वाले बोधगया राजगीर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कार पर पश्चिम बंगाल का नंबर देखकर एक बाइक सवार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर रास्ते में उनकी कार को जबरन रोककर मारपीट की और 1000 रुपए की रंगदारी मांगी। सर कुछ प्लीज सर बाइक को पीछे से मारा है। सर नहीं पैसा निकालो 1000 रुपए निकाल फटाक से। मारपीट की वजह से दिलीप को कई जगह चोटें आईं। उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और अपना प्राथमिक इलाज कराया
और फिर पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। बोध गया गए और उसके बाद इलाज कराया, फर्स्ट एड इलाज करवाए। उसके बाद आज उसके बाद में मेरा दीदी ने एक छोटा वीडियो क्लिप बनाया था उसी टाइम। अच्छा 28 तारीख है ना, तो आज 28 तारीख। तो कंप्लेन आप कब किए थे? आज किया सर। आज ही अरेस्टिंग भी हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कहती है कि बिहार में बेफिक्र घूमें, इधर बदमाश ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक महिला टीचर को स्कूल जाते समय किडनैप कर लिया गया। पति को किडनैप महिला की तस्वीर भेजी गई तो उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित छुड़ा लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने वाली राधा साहू जब स्कूल नहीं पहुंची तो पति को स्कूल से फोन आया कि राधा स्कूल क्यों नहीं आई। इसी बीच राधा के पति के पास महिला को पेड़ से बांधकर बिठाए जाने की तस्वीरें आईं और किडनैपर ने 5 लाख रुपए की डिमांड की। किडनैपर ने महिला की फोटो भेजकर बताया कि उसे एक जगह पेड़ के नीचे बांधकर रखा गया है, जिसके बाद पति की शिकायत के 5 घंटे बाद पुलिस ने महिला टीचर को सकुशल बरामद कर लिया है। पैसे की डिमांड की जा रही थी, 5 लाख रुपए के जो डिमांड का वो मैसेज आया था, तो इसी के आधार पर पुलिस ने उसमें तत्काल FIR किया है। FIR करने के बाद उसमें फिर विवेचना का महिला सुरक्षित है। पुलिस महिला और एक संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा किया है। जम्मू कश्मीर से अगली खबर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सड़क पर काला भालू देखे जाने के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। वन विभाग और पुलिस की टीमों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ये श्रीनगर की मुख्य सड़क है और इसी सड़क पर कुत्ते एक जानवर का पीछा कर रहे हैं, उसे दौड़ा रहे हैं। ये जानवर कोई और नहीं, काला भालू है, जिसके इलाके में दिखने के बाद पुलिस और वन विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं। काफी देर तक इन कुत्तों ने काले भालू का पीछा किया और उसे दूर तक खदेड़ दिया। जैसे ही इसे बिजली का पोल दिखा, उसके ऊपर चढ़कर दीवार को फांदकर ये भालू एक घनी आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि ये इलाका श्रीनगर के NIT कैंपस के पास है और कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों और अधिकारियों के आवास यहाँ बने हैं। बहरहाल काले भालू के दिखने के बाद पूरी सावधानी बरती जा रही है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के किशनगढ़ में नौसेना के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। 30 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब गांव और उनके घर में मातम पसरा हुआ है। जहां पर शादी के बैंड की आवाज होनी चाहिए थी, वहां पर पार्थिव शरीर को सलामी दी जा रही थी। जहां शादी की चहल पहल होती, उस गांव और घर में मातम पसरा हुआ है। नौसेना के जवान सरदार बैरवा गुरुवार की रात छोटा किशनगढ़ के लांबा गांव के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। 30 नवंबर को शादी थी और वे अपने दोस्त के साथ खरीदारी करके बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा अराई के छोटा लांबा गांव के पास गुरुवार रात को हुआ था। शुक्रवार को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सेना के अधिकारियों के साथ हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों ने गांव के स्कूल और अस्पताल का नाम सरदार बैरवा के नाम पर रखने की मांग की है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गौवंश की हत्या करने वाले एक तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचे के साथ साथ पशुओं को बेहोश करने वाला इंजेक्शन भी मिला है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी फरार हो गया। गौवंश की हत्या करने वाले साजिद से पुलिस की जारचा थाने के तवाली इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास बिना नंबर वाली बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस के साथ साथ पशुओं को बेहोश करने वाला इंजेक्शन भी बरामद किया है। कि ये जंगलों में पशुओं को चिन्हित करते हैं तथा जब चिन्हित करने के बाद उन्हें इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है तथा अपने साथी शहजाद को फोन करके बुला लेता है और उस पशु के
मांस को ये लोग काट कर अलग अलग जगहों पे विक्रय करते हैं। मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी साजिद के ऊपर केवल मेरठ में ही 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस दूसरे जिलों में आरोपी के ऊपर दर्ज मुकदमों का भी ब्यौरा जुटा रही है। यूपी के मेरठ से अगली खबर है। मेरठ में एक मकान को बेचे जाने को लेकर बवाल मच गया। ये बवाल इतना बढ़ा कि इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये मेरठ का थापर नगर का इलाका है और यहाँ स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में गुस्सा है। गुस्से की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस इलाके में एक पंजाबी परिवार ने अपना मकान एक मुस्लिम फैमिली को बेच दिया। जैसे ये बात स्थानीय लोगों को पता चली, हंगामा खड़ा हो गया। हालात ऐसे बने कि हिंदू संगठनों के साथ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का तर्क है कि ये इलाका हिंदू बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नहीं रहने देंगे, लिहाजा मकान में ताला जड़ दिया गया। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस को दखल देना पड़ा और दोनों पक्षों से बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का भरोसा पुलिस ने दिया है। पंजाब से अगली खबर है। पंजाब में नशे को काबू करने की कोशिश हुई तो नशेड़ियों ने नशा छुड़ाने वाली दवा को ही नशे का हथियार बना लिया। नशा छुड़ाने की दवाएं अस्पतालों में मुफ्त मिलती हैं। नशेड़ी इन्हें पानी में घोलकर इसका इंजेक्शन लगा रहे हैं। लुधियाना में दिन दहाड़े व्यस्त इलाके में समराला चौक पर एक फ्लाईओवर के नीचे नशेड़ी नशे का इंजेक्शन लगाते दिखाई दिए। पास पहुंचने के बाद भी ये पूरा इंजेक्शन लगाकर ही हटे और रोकने पर इनका अंदाज धमकी भरा था। की हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? हेलो हेलो की हो रहा है? शर्म आंधी है? हाथ ना ला ये शर्म नहीं आंधी, की हो रहा है? नशेड़ी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलने वाली जीभ के नीचे रखने वाली दवा का नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें पानी में घोलकर इसका प्राइवेट पार्ट पर इंजेक्शन लगा लेते हैं। गोली मिलता है सिविल में, सिविल में गोली मिलता है। ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ। वही पंप लगाते हैं लोग। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਰਿੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਸਿਰਿੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ? मिल जाता है डिस्पेंसरी में। ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਚ? 3 नंबर गली के अंदर है। एक तरीके से 5 से 10 रुपए में नशेड़ियों का पूरा इंतजाम हो जाता है। नशे छुड़ाने की दवा मुफ्त में अस्पताल से लाते हैं और इन्हें सिरिंज बेचने वाले लुधियाना में हजारों बैठे हैं। नशेड़ी इतने बेखौफ हैं कि अब ये दिन में व्यस्त चौराहे के फ्लाईओवर के नीचे इंजेक्शन लगाने लगे हैं। इस वक्त बड़ी खबर है, आपको हम बता दें, आज सीएम सिद्धारमैया से मिलेंगे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। सीएम आवास पर आमने सामने दोनों की बातचीत होगी। सुबह 9 बजे नाश्ते पर दोनों नेताओं की मुलाकात होगी और हाईकमान के निर्देश पर सीएम सिद्धारमैया ने नाश्ते पर डीके शिव कुमार को बुलाया है। हाईकमान ने जो भी फैसला उचित हाईकमान समझेगा हम उसे मानेंगे, सीएम सिद्धारमैया की ओर से ये बात कही गई है। तो आज दोनों की मुलाकात होने वाली है। सीएम आवास पर ये मुलाकात होगी, आमने सामने बैठकर दोनों ही बातचीत करेंगे। अब सीएम की कुर्सी को लेकर कलह की लगातार खबरें सामने आ रही है कर्नाटक से और इस बीच बड़ी खबर है कि आज सीएम सिद्धारमैया से मिलेंगे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और दोनों की मुलाकात होगी। सुबह 9 बजे का वक्त है, नाश्ते पर दोनों ही नेता मिलेंगे। कर्नाटका जहां कांग्रेस पार्टी कुर्सी की लड़ाई में मस्त है, भ्रष्टाचार में मस्त है और जनता त्रस्त है। ये इसीलिए हो रहा है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को खुद को राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के नेतृत्व में विश्वास नहीं है। इसीलिए सीएम एंड डिप्टी सीएम बोथ आर इन अ वेरी egoistic attitude. They are not ready to budge an inch. Therefore, the High Command is compelled to think of the other alternative. So, in this context, a dark horse might emerge in the state. मध्य प्रदेश से अगली खबर है। एमपी के आगर मालवा में देर रात जिला प्रशासन ने मां बगलामुखी मंदिर की करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। कोर्ट ने 1997 में डिक्री को रद्द करते हुए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था। मां बगलामुखी मंदिर पर जब बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा तो मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हासिल कर बनाई गई दुकानों को दुकानदार खुद अपने हाथों से ही तोड़ने लगे।
कोई दुकानदार गाड़ियों में सामान लाद रहा था तो कोई दुकान में लगे लोहे के सामान को निकलवा रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अगार मालवा में कब्जा हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 2007 में दाखिल उस अपील को रद्द कर दिया जिसमें एक डिक्री के आधार पर मंदिर की जमीन का दावा किया गया था। कोर्ट ने पाया कि 1997 में फर्जी दस्तावेज लगाकर डिक्री हासिल की गई थी। देर रात जिला प्रशासन ने मंदिर की जमीन पर कब्जे हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन का बुलडोजर देखकर खुद ही लोगों ने दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। यूपी के बहराइच में होटल और फर्नीचर व्यापारी पर 3 दिन से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने 3 दिन नगीन ट्रेडर्स के मालिकों के आवास और कंपनी के ऑफिस खंगाले। मामले पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। आयकर विभाग की टीम ने हाजी नगीन, उनके परिवार और प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए। कंपनी के मालिक के मुताबिक आयकर विभाग की टीम को कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। हमें कोई कमी नहीं बताया क्योंकि हम सही थे हर जगह पर। क्या टैक्स चोरी बताया? नहीं, हमारे हिसाब से सब सही है। अब वो उनका सरकार का विषय है, उनके अधिकारियों का विषय है कि उसको जो है वो किस तरीके से जो है देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम अकूत संपत्ति की जांच कर रही है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और आयकर कमिश्नर भी सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। आगे बढ़े, यूक्रेन से बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले से बड़ा नुकसान हुआ कि रूस में ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस के तेल टैंकर्स में भीषण आग वहां पर लगी है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें जो सामने आई वहां से वो आपके सामने है। यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले से बड़ा नुकसान पहुंचा है रूस को, ये बड़ी खबर। और रूस के तेल टैंकर में भीषण आग लग गई यूक्रेन के हमले से। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों देश रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये जो बड़ी खबर है वो यूक्रेन के रूस पर हमले की है, जहां ड्रोन से हमला किया गया कि रूस पर यूक्रेन की तरफ से। खबरों में आगे बढ़े, जेल में आसाराम के बेटे की कोठरी से मोबाइल मिला है। आसाराम का बेटा नारायण साई सूरत की जेल में बंद है। औचक निरीक्षण के दौरान ये बरामदगी वहां से हुई है। लाजपोर जेल में आसाराम के बेटे की जेल की कोठरी का औचक निरीक्षण का ताना बाना उस वक्त बुना गया जब जेलर के नाम पर पैसे वसूलने वाला शख्स पकड़ा गया। जेल इंचार्ज दीपक भाभोर ने शख्स से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की तो मोबाइल का पता लगा। आसाराम के बेटे नारायण साई की जेल की जब तलाशी ली गई तो सेपरेट सेल की कोठरी नंबर 1 से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इस फोन को दरवाजे के पीछे मैग्नेट से चिपकाया हुआ था। साथ ही थैले में से एक सिम कार्ड भी मिला है। नारायण साई मोबाइल की बैटरी अलग छिपाता था, सिम कार्ड अपने पास रखता था। जांच के दौरान सिपाही कक्ष में छिपाई गई बैटरी जब्त कर ली गई है, लेकिन इससे लाजपोर जेल की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राजस्थान के बीकानेर से खबर है। बीकानेर में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। वहां एक बेकाबू कार सड़क पर 5 बार पलटी। गनीमत यह रही कि हादसे में कार सवार सभी 5 लोगों की जान बच गई। यह हादसा नोखा इलाके में ट्रैक्टर और ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान हुआ था। तेज रफ्तार कार पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बेकाबू हुई कार गोता खाते हुए एक के बाद एक 5 बार पलट गई। इससे पहले सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जाती दिखाई दी, तभी पीछे से स्कॉर्पियो कार आई। ड्राइवर ने ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे जो घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। राजस्थान की कोटपुतली से गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां थार और स्विफ्ट से आई बदमाशों ने दूसरे गैंग के लोगों को कुचलने की कोशिश की तो दूसरे गैंग ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। क्योंकि वीडियो ही इतना खतरनाक है, थार और कार वाले आए, उन्होंने बाइक सवारों पर गाड़ी चढ़ा दी। दो बाइक सवार गिर गए, लेकिन तीसरे को अंदेशा हो गया था। उसने फौरन असलहे का मुंह थार सवारों पर खोल दिया। तब तक स्विफ्ट वाले ने गोलीबाज पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाजी फिर पलटी।
गोलीबाज गैंगमैन ने एक बार फिर गोलियां दागी और फिर पूरा गैंग फरार हो गया। इस दौरान थार वाले रुके रहे जबकि स्विफ्ट वाले फिर लौट कर आए। पूरा गैंग उतरा और उन्होंने हथियारों के साथ दूसरे गैंग की बाइक पर अपना गुस्सा उतारा। लेकिन आखिर ये टक्कर और गोलीबारी वाली वारदात ये खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, फौरन पुलिस ने मौके पर सबूत छानने शुरू कर दिए, क्योंकि सवाल तो पुलिस के इकबाल पर उठेंगे कि आखिर कैसे बानसूर इलाके में बदमाशों के बीच इतनी बड़ी गैंग वॉर हो गई। अब पुलिस इसी सीसीटीवी और बाइक के नंबर के आधार पर इलाके को दहलाने वालों को तलाश रही है। पंजाब से अगली खबर है। पंजाब के संगरूर में किलोमीटर स्कीम बसों के विरोध में रोडवेज के कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र होकर आ गया। प्रदर्शन के दौरान ही एसएचओ की वर्दी में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी आग बुझाने में जुट गए। एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी जैकेट उतारी और उसी से आग बुझाने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे दो लोग बोतल में पेट्रोल लेकर बस की छत पर चढ़ गए और खुद पर पेट्रोल डालने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें उतारने की कोशिश की तो वो उन पर पेट्रोल फेंकने लगे। इसी दौरान एसएचओ की वर्दी में आग भड़क गई। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को नीचे उतारकर उनकी जमकर कुटाई की। साथ ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीलंका से है। आपको बताएं, श्रीलंका में चक्रवाती तूफान डिटवा से भारी तबाही हुई है। बारिश और भूस्खलन से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी श्रीलंका से सामने आ रही है। बारिश और भूस्खलन में 40 लोग लापता हैं। अब भी चक्रवाती तूफान की वजह से 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। श्रीलंका में 14,000 से अधिक लोगों ने इमरजेंसी सेंटर्स में शरण ली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। श्रीलंका में साइक्लोन डिटवा से भारी तबाही अलग अलग हिस्सों में मची है। साइक्लोन की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त भी 40 लोग जो इस वक्त लापता हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं वहां पर, और तूफान का असर दिखाई दिया। श्रीलंका में तबाही, पीएम मोदी ने चिंता जताई है इस पर। भारत श्रीलंका को और अधिक सहायता प्रदान करेगा। श्रीलंका के उन लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है, ये पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट है। उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने चक्रवात डिटवा के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है, मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, सांत्वना और शीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये पीएम मोदी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है और श्रीलंका की मदद करने का पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है। तो भारी तबाही साइक्लोन डिटवा की वजह से श्रीलंका में हुई है। अलग अलग हिस्सों में लोग प्रभावित हुए हैं और 80 लोगों की मौत की खबर अभी तक वहां से सामने आई है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जो लोग लापता है उनके लिए सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। राहत बचाव का काम भी अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है और चिंता वाली बात यह है कि 1.5 लाख लोग वहां इस साइक्लोन की वजह से प्रभावित हुए हैं। भारत का साथ बढ़ाया, मदद का हाथ श्रीलंका के लिए। हर संभव मदद श्रीलंका को भारत अपनी तरफ से देगा। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी कोलंबो पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की अपडेट है और जरूरी राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई गई है भारत की तरफ से। जब भी पड़ोसी देशों में कोई आफत आती है, प्राकृतिक आपदा की वजह से तबाही मचती है, तो भारत हमेशा से मददगार साथी के तौर पर सामने आता है। और एक बार फिर से यही हुआ कि श्रीलंका में जो नुकसान हुआ, कि तबाही जो हुई है साइक्लोन डिटवा की वजह से, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को राहत पहुंचाने की ठानी है। चक्रवाती तूफान से भारी तबाही हुई है श्रीलंका में। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनके लिए सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो अलग अलग हिस्सों में प्रभावित हुए हैं उन तक राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। 14,000 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां जुटे हुए हैं। तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी किया गया है इस साइक्लोन को लेकर।
अब श्रीलंका में डिटवा का कहर लगातार जारी है। इस पर जो भी अपडेट होगा आपको रूबरू करवाएंगे। भारत में भी चक्रवाती तूफान डिटवा को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु के तट के करीब से डिटवा के गुजरने की संभावना है और मुख्यमंत्री स्टालिन ने तैयारियों की समीक्षा की है। उधर तमिलनाडु तट की ओर चक्रवाती तूफान डिटवा बढ़ रहा है, ये बात सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान डिटवा के कारण भारी बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने तैयारियों की समीक्षा वहां पर की है। तूफान के आने की तैयारी यहां की जा रही है और मुख्यमंत्री स्टालिन की लगातार नजर है। तमिलनाडु में भी साइक्लोन डिटवा का असर पड़ सकता है और यहां पर भारी बारिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और देखिए, श्रीलंका में तो भारी तबाही हुई ही है इस साइक्लोन डिटवा की वजह से, लेकिन अब तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर। भारत में भी चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे रहा है। तटवर्ती इलाकों में तेज हवाएं और समुद्र में उफान हो सकता है। तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है डिटवा, ये बात सामने आ रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। आज और कल कहा जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट है। दक्षिणी और कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना है इस साइक्लोन के। 30 नवंबर की सुबह तट के करीब से गुजरने की संभावना है और सीएम स्टालिन ने तैयारियों की समीक्षा की है। संवेदनशील जिलों में राहत बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं सरकार की ओर से। तो इस साइक्लोन को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। इस बीच आगे बढ़े, बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस में मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया है। इस वक्त रूस से बड़ी खबर है। परीक्षण के दौरान रूसी मिसाइल में धमाका हुआ और मिसाइल विस्फोट का वीडियो यहां से सामने आया। ये देखिए आप, ये मिसाइल का परीक्षण यहां पर किया जा रहा था जिसमें अचानक से विस्फोट हो गया और ये परीक्षण फेल साबित हो गया। रूस से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था और उस वक्त किस तरीके से इसमें धमाका हुआ, विस्फोट हो गया, ये देखिए आप, उसी का ये फुटेज है। ये आग का गोला दूर आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ये यहाँ मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था जो कि फेल हो गया। लोगों की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं आसपास। इस परीक्षण के दौरान जो हवा में मिसाइल वो अचानक से उसमें धमाका हो जाता है और आग का गोला ये इस तरीके से बन जाता है। ये मिसाइल परीक्षण यहां फेल हो गया। यूपी के प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाना एक युवक को भारी पड़ गया। रफ्तार में युवक इतना मगन था कि उसे दुकान के बाहर लगा रेहड़ी वाला तख्त दिखाई नहीं दिया और हादसा हो गया। जनाब न जाने किस धुन में थे, सीधे तख्त में टक्कर मार दी। ऐसा भी नहीं था कि सड़क पर ट्रैफिक हो, पूरी सड़क खाली थी, लेकिन जनाब को शायद किनारे ही चलने का शौक था। टक्कर से रेडी के ऊपर लगा शेड और तख्त दूर जा गिरे और बाइक सवार भी वहीं पसर गया। वो तो गनीमत थी कि बाइक तख्त से टकराई, अगर किसी मजबूत चीज से टक्कर होती तो यह हादसा भयानक हो सकता था। हादसे के बाद युवक उठकर खड़ा हो गया। वो दुकान वाले को अपनी करतूत के बारे में कुछ समझाने पहुंच गया, यानी बाइक सवार बाल बाल बच गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो पूरी सावधानी और नियंत्रण में, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। यूपी के कानपुर से बड़े हादसे की खबर सामने आई। कानपुर में NH-19 पर चलती कार में भयंकर आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यात्रियों की जान जैसे तैसे बची। जब बस में आग लगी तब अंदर 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। पुलिस और फायर फाइटर्स भागकर बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। अंदर से बस में आग लगी हुई थी और अंदर जान बचाने के लिए भागम भाग थी। कुछ लोग सामान बचाने के चक्कर में थे, जिन्हें पुलिस ने डांटा और बाहर भागने को कहा। सामान छोड़ो यार, बाहर निकलो बाहर। जल्दी बस को देखने के लिए हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने लोगों को पीछे हटाया क्योंकि बस में धमाके का खतरा था। कानपुर के NH-19 पर बस में लगी इस आग की वजह से करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग कई घंटे तक हाईवे पर फंसे रहे। ओडिशा से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, जहां के पुरी के पिपली में एक बेकाबू कार ने ऐसी टक्कर मारी कि 5 लोग घायल हो गए।
कार अचानक आई और सबको रौंदते हुए चली गई। पलक झपकते ही बीच बाजार हाहाकार मच गया। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। घटना दोपहर 12:30 बजे की है। सब कुछ सामान्य था। बाजार खुल चुका था, लोग खरीदारी में व्यस्त थे। तभी कार में बैठा शैतान तेजी से आया और उसके सामने जो कुछ भी आया उसको रौंदता चला गया। 2 बाइक और 5 लोगों को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार भी एक दुकान में जा घुसी। कार की हालत देखिए, एक हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। कार जिस दुकान में घुसी वहां के हालात भी बेहद डरावने हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि कहीं नशे में तो कार ड्राइवर कार नहीं चला रहा था। कार के अंदर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। दिल्ली से खबर है, दिल्ली में प्रदूषण का सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठ सकता है। खुद मुख्य न्यायाधीश प्रदूषण के हालात पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे इस मुद्दे पर राजनीति भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच पॉल्यूशन से निपटने का मुद्दा बैकफुट पर चला गया है। जिसका सबूत है गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली की ये तस्वीरें। हर तरफ छाया स्मॉग यानी दमघोटू प्रदूषण। सांसें उखड़ रही हैं, आंखें जल रही हैं, सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। दिल्ली की पब्लिक साफ हवा और सांसों के लिए जूझ रही है, लेकिन सिस्टम अपनी रफ्तार से चल रहा है। जहरीली हवा की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। खांसते खांसते बुजुर्गों के फेफड़े कमजोर पड़ने लगे हैं। रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी कि हर दिन आसपास मौजूद जहर को पीते हुए लोग रोजमर्रा के कामों में जुटे हैं। दिल्ली की ये जहरीली हवा हर किसी को बीमार बना रही है, उनकी उम्र घटा रही है, लेकिन सरकार के दावों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हालात बहुत विकट हो चले हैं। बच्चे हाफ रहे हैं, बुजुर्ग यहां खास रहे हैं, लेकिन सरकारों को कोई फिक्र नहीं है। AQI 400 से 500 के बीच पहुंच गया है। दिल्ली की दमघोटू हवा के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। अथॉरिटी इसलिए बनी है कि प्रदूषण को कम किया जाए, वो प्रदूषण के आंकड़ों में खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते हैं? वो दिल्ली के अपराधी है अरविंद केजरीवाल, और 11 साल के बाद भी आज वो अगर पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, लेकिन क्या आपको सरकार की ओर से कोई संजीदगी दिख रही है, कोई सीरियसनेस दिख रही है? और बजाय उसका संज्ञान लेके उसका समाधान ढूंढने के उसको समस्या ही नहीं माना जा रहा है। वार पलटवार के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली की कुछ महिलाओं से मुलाकात की और खतरनाक होते प्रदूषण के मुद्दे पर उनसे चर्चा की। राहुल ने इस मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला। वो अपने ही नहीं पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई। There are almost close to 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution. Yet, this has never been an emergency. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया, मोदी जी, देश के बच्चों का दम हमारे सामने घुट रहा है, आप खामोश कैसे रह सकते हैं? ABP न्यूज आपको रखे आगे।